Hello students, myself Tabassum Chaudhary and I am here to teach you physics. Today we are starting with the chapter Units and Measurement. Units and Measurement महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है of 11th standard. It is very important chapter with respect to basic point of view of physics. So let's start it. Now फिज़िक्स एक तरह का क्वांटिटेटिव साइंस है. क्वांटिटेटिव साइंस मीन्स यहाँ पे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे एंड देन उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ. जब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसकी वैल्यू जो भी होगी उसके साथ वो फॉलो होगा एक करस्पॉन्डिंग यूनिट के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ का मास मेजर कर रहे हो तो उसका जो मास है वो फॉलो होगा उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ. अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसका जो यूनिट है वो फॉलो होगा उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ. अगर आप टाइम मेजर कर रहे हो तो उसका जो वैल्यू है वो फॉलो होगा एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ. तो लेट्स सी विथ इट कि यहाँ पे हम कौन सा यूनिट जो है वो फॉलो करेंगे. तो पहले जो है हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की. फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? अर्लियर पहले हमारे पास तीन तरह के यूनिट्स जो थे वो यूज्ड हो रहे थे. एक को कहा गया CGS, दूसरे को कहा गया MKS एंड तीसरा जो था वो हमारे पास था FPS. CGS का मतलब कुछ नहीं है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड यहाँ पे सेकेंड. ठीक है. MKS इज़ नथिंग बट मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड FPS इज़ नथिंग बट फुट, पाउंड एंड सेकेंड. अगर कोई कंट्री CGS फॉलो कर रही है तो वो अपने लेंथ को वो जब अगर कोई कंट्री CGS फॉलो कर रही है तो वो अपने लेंथ को सेंटीमीटर में डिनोट करेगी. MKS फॉलो कर रही है तो मीटर में, FPS से फॉलो कर रही है तो फुट में डिनोट करेंगे. उसी तरह से अलग अलग कंट्रीज़ जो थे इस तरह के यूनिट्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे. तो तीन तरह के जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे. किस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि हम क्या यूज़ करें, सेंटीमीटर यूज़ करें, मीटर यूज़ करें, फुट यूज़ करें. और यहीं पे जब कोई माइग्रेट करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता था तो उसे और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी. टू ओवरकम दिस कन्फ्यूजन इन 1971 एक जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी जहाँ पे सब फिजिस्ट ने एक मुद्दा उठाया वेट्स एंड मेजरमेंट पे. उस मुद्दे में ये डिस्कस किया गया कि हम तीन अलग तरह के यूनिट्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम एक इंटरनेशनल यूनिट के साथ जाएंगे और उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. सो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है इन तीनों में से डिसाइड हुआ कि वो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारा SI यूनिट बोला जाएगा और जो हमारा MKS था यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड यही हमारा आगे चल के क्या बना, SI यूनिट बना. अब MKS जो है ये SI यूनिट क्यों बना? इसकी कुछ खासियत थी. क्या खासियत थी? ये डेसिमल सिस्टम यूज़ करता था. ये डेसिमल सिस्टम जो है वो यूज़ करता है. ये एक रीज़न था जिसकी वजह से तुम्हारा SI यूनिट जो है दैट इज़ MKS जो है वो तुम्हारा SI यूनिट बना. सेकेंड रीज़न ये था कि यहाँ पे कन्वर्जन सिंपल एंड ईजी था. तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हमारा MKS जो है वो SI यूनिट बना. सिंस ये डेसिमल सिस्टम यूज़ करता था तो हमारा कन्वर्जन जो था वो काफ़ी सिंपल एंड इजी हो रहा था. तो हम इस चैप्टर में यानी कि हम पूरे 11th में हमेशा जो भी हमारा फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करेंगे वहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा SI यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ये आगे चल के तीन हिस्सों में डिवाइड होती है. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास ये तीन हिस्सों में डिवाइड होती है.
इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहले को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट। नाउ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स है ये हमारे बेसिक यूनिट है और इसी पे बाकी सारे यूनिट्स जो है वो बेस्ड है। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट है। ये टोटल हमारे पास कितने होंगे? 7 होंगे। देन इसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स जो है नाम से ही समझ में आता है कि इसे डिराइव किया गया है। तो यहाँ पे हम जितने भी टर्म्स को डिराइव करके निकालेंगे वो हमारी डिराइव क्वांटिटीज़ होगी और उन डिराइव क्वांटिटीज़ की जो भी यूनिट्स होगी वो हमारी डिराइव्ड यूनिट होगी। और अगर हम बात करें कि डिराइव क्वांटिटीज़ की तो ये इनफाइनाइट है। आप जितने भी क्वांटिटीज़ डिराइव करोगे वो सारे आपके डिराइव क्वांटिटीज़ में आएंगे। नाउ थर्ड वी हैव, इट इज़ कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट। तीसरा जो है हमारे पास उसे कहा गया है सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है ये टोटल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स है। तो यहाँ पे हम कितने सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे? टोटल हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट को 1 बाय 1। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो आगे चल के 3 हिस्सों में क्लासीफाई होती है और उसमें से सबसे पहले हम स्टडी करने वाले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स की। पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एंड वो फंडामेंटल यूनिट्स की, यानी कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज़ की जाएंगी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसआई यूनिट्स में। ओके, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एसआई यूनिट में। तो लेट्स चेक इट क्विकली कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसे आप इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हो, वो किस में आती है? फंडामेंटल यूनिट्स में। ये अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो और जो यूनिट्स यूज़ होगा इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वही हमारे क्या होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो लेट्स चेक आउट दोज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस में? एसआई यूनिट्स में। और एसआई यूनिट्स जो है, हमारे जो यूनिट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में? सिंबल्स में। ओके, यहाँ पे हम इसे किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले फंडामेंटल यूनिट की, तो वो है लेंथ। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट जो है हमारा वो क्या है? लेंथ है। लेंथ का जो एसआई यूनिट है दैट इज़ नथिंग बट अ मीटर। ये किस में मेजर करोगे आप? मीटर में मेजर करोगे। और इसका जो सिंबल है वो क्या होगा? स्मॉल एम। सेकेंड जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ मास। सेकेंड जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? मास। और मास को आप एसआई यूनिट में कैसे मेजर करोगे? किलोग्राम में। इसका जो सिंबल है दैट इज़ नथिंग बट केजी। थर्ड वी हैव टाइम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी जो है हमारी वो टाइम में है और टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड्स में मेजर करेंगे और ये रिप्रेजेंट होगा किससे? स्मॉल एन से। देन वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा केल्विन में और इसकी जो सिंबल है वो क्या यूज़ होगी? कैपिटल के। देन हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट है आपको पता ही होगा,
इसे हम लिखेंगे किस में, एम्पियर में, और रिप्रेजेंट होगा कैपिटल ए से। देन 6 फंडामेंटल यूनिट जो है उसे कहा गया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला में मेजर होता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CDC। देन लास्ट फंडामेंटल यूनिट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये मोस्टली आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, और इसका जो एसआई यूनिट है वो मोल है, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ होगा, MOL, मोल यूज़ होगा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ नथिंग बट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इसकी 7 फंडामेंटल यूनिट है, विच इज़ नथिंग बट मीटर, केजी, सेकेंड्स, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन पर्टिकुलर सिंबल से। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है ये इंडिपेंडेंटली मेजर होते हैं, और इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे जो हमारे डिराइव्ड यूनिट है वो बेस्ड होते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो है इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करके। तो नेक्स्ट अभी हमने बात की फंडामेंटल यूनिट्स की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमारे पास डेफिनेशन है, क्या कहता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन ऑल और सम ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव क्वांटिटी। ओके, तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे, डिराइव क्वांटिटीज़। नाउ जो भी फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए आप कुछ या पूरे के पूरे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करते हैं, जो फिज़िकल क्वांटिटी, उन्हें हम क्या बुलाएंगे, डिराइव क्वांटिटी। और इस डिराइव क्वांटिटी के लिए आप डिराइव करोगे यूनिट्स, उसे कहा जाएगा डिराइव्ड यूनिट। यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यानी कि मेरा वेलोसिटी जो है वो 2 लोगों पे डिपेंड कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और एक टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फिर आप इन्हें सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, डिराइव क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट्स जो है वो क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी के लिए ये तो ठीक है कि ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, अब इसकी जो डिराइव्ड यूनिट है वो कैसे निकलेगी। तो वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय v, डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है इसे हम 3 लेटर से डिनोट करते हैं, समटाइम्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s, कभी कभी इसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है और कभी कभी इसे डिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ नथिंग बट d। तो मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो आपके कौन से है, s या फिर x यूज़ होता है, बट समटाइम्स वी डू यूज़ ऑफ d ऑल्सो। तो अभी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं s, दैट इज़ वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है बच्चा, टाइम है। ठीक है, तो अगर आप इसका यूनिट निकाल रहे हो तो वो कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, क्या है आपका, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है, और टाइम जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो अगर आप इसका यूनिट निकालते हो तो क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने वेलोसिटी के लिए जो यूनिट निकाला है वो आपका क्या निकला है, मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको काफ़ी क्लियर रहे। मान ले कि हमें फाइंड करना है मोमेंटम। ओके, हमें फाइंड करना है मोमेंटम। तो वी ऑल नो मोमेंटम जो है दैट इज़ नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज़ नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज़ नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। आपको मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना और तभी आपको आपका क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। यानी कि मोमेंटम निकालने के लिए हम 2 चीज़ों पे डिपेंड है,
एक जो है वो मेरा क्या है, मास है, और दूसरा जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो ये जो है हमारे क्या बन गए, डिराइव क्वांटिटी बन गए। अब इस डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा, तो अगर मैं मोमेंटम को देखती हूँ तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड इट इज़ नथिंग बट m इंटू वी। ओके, तो m जो है वो आपका क्या है, मास है। मास के लिए हम कौन से यूनिट यूज़ करेंगे SI यूनिट में, kg। ठीक है, नाउ वेलोसिटी के लिए अभी आपने फाइंड किया, इट इज़ नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनिट यहाँ पे डिराइव करते हैं तो ये क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी जो है यूनिट्स आ गई किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो ये हमारा क्या बना, डिराइव्ड यूनिट बना। बिसाइड 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 2 और यूनिट है जो कि हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। 2 फंडामेंटल यूनिट यानी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे पास, ये फर्दर क्लासीफाई होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है हमारे पास, ये आगे जाके 2 हिस्सों में क्लासीफाई होता है। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल, एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल, और ये रिप्रेजेंट होता है किससे, डी थीटा से। दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, और ये रिप्रेजेंट होता है किससे, डी ओमेगा से, या फिर आप इसके लिए डी ओमेगा का साइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 2D जो है ये 2 डायमेंशनल व्यू है। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट 2 डायमेंशनल व्यू है। यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल व्यू होता है, दिस इज़ 2D व्यू, और ये जो है ये 3 डायमेंशनल व्यू है। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट 3 डायमेंशनल व्यू। तो लेट्स टॉक वन बाय वन कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं प्लेन एंगल की। तो प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल के लिए डेफिनेशन ये कहा गया है कि इट इज़ नथिंग बट रेशो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ circle to the ratio of radius of to the ratio of square of radius. So प्लेन एंगल को कहा गया है रेशो of length of an arc of a circle to the radius of circle. ओके, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है प्लेन एंगल का वो क्या कहता है, ये कुछ नहीं है, रेशो है। किसका रेशो है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटर है। तो अगर आप पूरा सर्कल का जो सरकमफ्रेंस देखते हो, ठीक है, अगर आप अपने सर्कल का सर्कल का अगर आप सरकमफ्रेंस देखते हो, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप देखते हो, तो हमारे पास जो टोटल सरकमफ्रेंस आता है वो कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये हमारा टोटल सरकमफ्रेंस है। बट मान लो कि मैंने पूरा आर्क नहीं लिया, पूरा आर्क ऑफ अ सर्कल मैंने नहीं लिया, मैंने छोटा सा हिस्सा लिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल मैंने स्टार्ट किया कुछ इस पॉइंट से, और मैंने कुछ ट्रेस किया इतना सा एंगल। ठीक है, तो हमने ट्रेस किया कुछ इतना सा एंगल, तो यहाँ पे हमें जो आर्क मिला वो कुछ इतना था। ठीक है, तो जो पूरा आर्क था हमने उसका पूरा आर्क नहीं लिया, हमने क्या किया, एक छोटा सा आर्क लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ds। जब आप फिज़िक्स में कोई बड़ी सी क्वांटिटी, अगर आप पूरे सर्कल का आर्क रिप्रेजेंट करते तो किससे रिप्रेजेंट करते, s से रिप्रेजेंट करते, लेकिन मैंने क्या किया, छोटा सा सेक्शन लिया ऑफ दैट आर्क,
तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ds से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है दैट इज़ नथिंग बट ds, ठीक है। ये सारा कुछ जो आर्क मिल रहा है वो हमको एक एंगल पे मिल रहा है, और वो एंगल जो है हमारा वो कुछ इधर है। अगर मैं सर्कल का पूरा एंगल पूछूँ आपसे तो आप क्या कहोगे कि सर्कल के पास टोटल कितना एंगल होता है, 360 होता है, ठीक है। लेकिन क्या हमने पूरा एंगल लिया है, नहीं। हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन के हिसाब से हमारे पास एक छोटा सा एंगल है, और वो जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी थीटा से। ये जो मेरा एंगल है ये मेरा क्या है, डी थीटा है। और यहाँ पे जो आपके पास एंगल है इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज प्लेन एंगल। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है इसे हम क्या बुलाएंगे, प्लेन एंगल। और इसको हम देते हैं किससे, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी थीटा से। तो ये जो हमारा जो प्लेन एंगल है इसका अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला जो है वो कुछ नहीं है, इट इज़ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या दिया गया, आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर्क है ओके वो कितना है, डी थीटा का जो आर्क है वो कितना है, ds है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितना है, r है। तो आपके पास जो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है वो कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट ds अपॉन r, और ds जो है वो कुछ नहीं है, आपका आर्क ऑफ सर्कल है टू दी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। तो प्लेन एंगल जो है वो किस में मेजर होता है, रेडियन में मेजर होता है। इसका जो SI यूनिट है ये जो है ये किस में मेजर होता है, रेडियन में, इट इज़ मेजर इन रेडियन। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एज ए रेड भी लिख सकते हो, RAD, रेड। नाउ थीटा इन रेडियन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इन रेडियन जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। प्लेन एंगल कुछ नहीं है, एक सर्कल है, सर्कल पे हमने क्या किया, छोटा सा आर्क लिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो अगर आप छोटा सा आर्क लोगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा एंगल मिलेगा। तो उसी छोटे से एंगल को हम क्या बुलाते हैं, प्लेन एंगल। और ये जो होता है आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड इट इज़ नथिंग बट ds अपॉन क्या होता है हमारे पास, r होता है। और SI यूनिट जो है उसका वो रेडियन है, इसको हम एज अ रेड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो थीटा होता है रेडियन में उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो क्लासीफाई हो रही है दो पार्ट्स में, एक को प्लेन एंगल कहा गया, दूसरे को सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो क्या होता है कि जब आप एक सर्कल में छोटा सा आर्क लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर तो वो क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। वहाँ पे जो भी एंगल ट्रेस्ड हुआ है उस छोटे से आर्क को बनाने में उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है ये 3 डायमेंशनल व्यू है, प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल व्यू है। नाउ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस इतना है कि अगर आप बोल रहे हो 2 डायमेंशनल तो आप बात कर रहे हो एक सर्कल की जो आपकी नॉर्मली ड्रॉ करते हो आपके बुक्स में, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप बात कर रहे हो 3 डायमेंशनल की तो आप बात कर रहे हो स्पीयर की। मान लो कि एक फुटबॉल की बात कर रहे हो, एक 3D इमेज की बात कर रहे हो जो कि सर्कुलर हो या फिर वॉटेवर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल इज़ नथिंग बट हम बात कर रहे हैं सर्कल की। 3 डायमेंशनल जो है यहाँ पे हमारे पास जो है दैट इज़ नथिंग बट अ स्पीयर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल आप कंसिडर कर सकते हो, वाटरमेलन कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब हमारे 3 डायमेंशनल होंगे। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो है ये क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। तो फॉर्मूला दैट इज़ जो है आपका वो काफ़ी सिंपल है, बट पहले हम समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक कुछ 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि जब एक वाटरमेलन कट करता है तो हमने यहाँ पे कुछ, ये हमारा सेंटर है और हमने क्या किया, ये कुछ कट किया, ठीक है। तो जब आप इसे कट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पोर्शन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको मिलेगा।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस व्यू, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इमेज होगा। तो ये हमारा जो है ये 3D ऑब्जेक्ट से जो है वो निकल के आता है। तो ये जो था वो मेरा क्या था, सेंटर था। यहाँ से ये जो है हमारे वो क्या है, रेडियस है। और इधर जो पोर्शन हमें मिला है ये हमारा एरिया है। पर क्या ये हमारा पूरा एरिया है? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। पूरा एरिया क्या था, ये पूरा जो वाटरमेलन था आपका, ये पूरा जो सरफेस होता है वो आपका टोटल एरिया था। बट हमने क्या किया, एक छोटा सा आर्क, दैट इज़ छोटा सा एरिया ट्रेस किया। इस छोटे से एरिया में हमें क्या मिला, एक छोटा सा एंगल। इस बार जो एंगल है वो एक 3D ऑब्जेक्ट का है और इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। नाउ ये जो एरिया है ये टोटल एरिया नहीं है। कौन सा एरिया, छोटा सा एरिया। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, DA से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, DA से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पे हमें जो एंगल मिला था, दैट इज़ दिस वन एंगल्स वी हैव फाइंड ओवर हियर। ये जो है हमारा वो कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है। तो डी ओमेगा जो है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, एरिया, ओके, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द, जो भी पोर्शन ऑफ एरिया हमें मिला है, ठीक है, एरिया ऑफ पोर्शन जो भी हमें मिला है, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अगर आप इसे देखते हो तो डी ओमेगा जो है वो क्या है, एरिया ऑफ द पोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, छोटा सा एरिया जो भी है आपका, दैट इज़ DA, और रेडियस जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो यूनिट जो है दैट इज़ नथिंग बट स्टीरेडियन कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके लिए कौन सा यूनिट यूज़ होता है, स्टीरेडियन। और यहाँ पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। ये एक चीज़ हो गई। अगर आप एक टोटल स्पीयर का, ठीक है, हमने तो छोटा सा हिस्सा लिया, लेकिन आप अगर पूरे स्पीयर का सॉलिड एंगल निकालते हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्पीयर ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्पीयर ले लिया और एक स्पीयर के हमें क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है, यानी कि डी ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो जो स्पीयर है उसका एरिया कितना होता है, 4πr², ठीक है। अपॉन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, r² जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4π। तो अगर आप एक स्पीयर का सॉलिड एंगल देखते हो तो वो आपको कितना मिलेगा, 4π मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री यूनिट का एक पार्ट था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो कुछ नहीं है, एक 3 डायमेंशनल व्यू है आपके स्पीयर का। हम जब छोटा सा पार्ट कट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, हमें यहाँ पे छोटा सा एरिया मिलता है और ये हमारा रेडियस होता है। तो सॉलिड एंगल इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ द पोर्शन जो भी हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर ऑफ द रेडियस से, एंड दैट इज़ नथिंग बट DA/r²। और इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ स्टीरेडियन एंड दैट इज़ नथिंग बट SR। अगर आप एक स्पीयर का टोटल सॉलिड एंगल निकालते हो तो वो डिवाइड हो जाएगा उसके एरिया से, दैट इज़ 4πr², कैंसिल, आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4π। तो दिस इज़ नथिंग बट, ये हमने देखा सप्लीमेंट्री यूनिट्स के 2 पार्ट, दैट इज़ वन इज़ प्लेन एंगल और दूसरा जो था वो हमारे पास सॉलिड एंगल था। नाउ आगे हम देखेंगे कि जब हम एक SI यूनिट लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ कन्वेंशन यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ SI यूनिट। सो हम देखेंगे क्या क्या कन्वेंशन यूज्ड होते हैं एक SI यूनिट को लिखने में। सो कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट, ठीक है। आप किन किन बातों का ख्याल रखोगे जब आप एक SI यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हो। तो पहली बात ये कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, फिज़िकल क्वांटिटीज़, सॉरी, यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है
ये हमेशा आप रिप्रेजेंट करोगे किस में, सिम्बॉल्स में। ये आप हमेशा किस में रिप्रेजेंट करोगे, सिम्बॉल्स में रिप्रेजेंट करोगे। ये रेकमेंडेड है, ऐसा नहीं है कि आप फुल नेम नहीं लिख सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट ये आपको रेकमेंडेड है कि आप क्या यूज़ करो, सिंबल यूज़ करो, ठीक है। तो आप जब भी किसी फिज़िकल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप उसके लिए क्या यूज़ करो, उसका सिंबल यूज़ करो। नाउ आगे बढ़ते हैं। सिंस इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सिंबल यूज़ करो, कभी कभी कुछ लोग फुल नेम भी यूज़ करते हो, कभी कभी फिज़िकल यूनिट लिखने के लिए फुल नेम भी यूज़ करते हैं। तो जब आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ का पूरा नाम लिखते हो तो आपका जो पूरा नाम है वो स्मॉल लेटर्स में आना चाहिए। पूरे के पूरे जो नाम है वो स्मॉल लेटर्स में आने चाहिए। फिर चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो भी आप क्या यूज़ करोगे, स्मॉल लेटर यूज़ करोगे। यहाँ पे आपका इंग्लिश का ग्रामर यूज़ नहीं होगा। तो फुल नेम अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ करोगे। बट अगर आप सिम्बॉल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिम्बॉल यूज़ कर रहे हो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है अगर किसी साइंटिस्ट का नाम हो, ठीक है, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। यहाँ पे हमारा जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हम पूरा नाम लिख रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर। अगर हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं और वो एक साइंटिस्ट का नाम है तो सिंबल जो है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। अदर देन साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट नहीं है, अदर देन साइंटिस्ट हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे। यानी कि मान लो कि अगर हम न्यूटन लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट्स कंसिडर कि हम फोर्स के लिए यूनिट लिख रहे हैं। यहाँ पे हम किसके लिए यूनिट लिख रहे हैं, फोर्स के लिए। तो फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ नथिंग बट न्यूटन, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो मैं पूरा नाम ऐसे नहीं लिख सकती। अगर मुझे पूरा नाम लिखना है तो वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, NEWTON, ठीक है। अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो पूरा का पूरा लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बट अगर सेम चीज़ के लिए मैं सिंबल यूज़ कर रही हूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, N से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंस न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है तो जो मेरा सिंबल होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट होगा। वहीं पे अगर मैं एक मीटर का यूनिट देखूं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं एक फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो किसका देखती हूँ, लेंथ का देखती हूँ, तो लेंथ के लिए अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो तो ठीक है, वो तो स्मॉल में आएगा पूरा नाम। लेकिन अगर आप सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो भी स्मॉल लेटर होगा, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो ये कन्वेंशन है। थर्ड कन्वेंशन जो है वो ये है कि नो प्लूरल फॉर्म्स एंड नो फुल स्टॉप, नो फुल स्टॉप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्लूरल फॉर्म्स कर सकते हो कि मान लो कि आपके पास मीटर है, 1 मीटर है तो आपने मीटर लिखा, आपके पास 2 मीटर है तो मीटर्स लिख लिया, अगर 10 मीटर है तो मीटर्स लिख दिया। ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलती है, आप यहाँ पे प्लूरल फॉर्म्स में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीटर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 5 मीटर है तो मैं मीटर्स नहीं लिख सकती। यहाँ पे आप एस जो है ये नहीं लगा सकते। दिस इज़ द रॉन्ग कन्वेंशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ओके। तो आप अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये तो हो गया जब आपने फुल नेम लिखा, 1 मीटर था तो आपने मीटर लिखा, 5 था तो मीटर्स आप नहीं यूज़ कर सकते। आप इसे कैसे लिखोगे, 5 METRE, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरीका। अगर यहीं पे मैं सिम्बॉल्स यूज़ कर रही हूँ तो 1 है तो आपने इधर मीटर लगा दिया, ठीक है, 5 है तो आपने मीटर के आगे S लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं चलेगा। आप यहाँ पे 5 जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, मीटर की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो है वो हमारे क्या है, सही वे है रिप्रेजेंट करने के। और व्हाट अबाउट फुल स्टॉप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है, ये रॉन्ग वे हो जाएगा।
हम किसी भी यूनिट के आगे फुल स्टॉप नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 5 मीटर लिखा, ठीक है, तो आप अगर चाहो कि आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करो, ठीक है। तो ये जो हमारा तरीका है ये गलत है, दिस इज़ द राइट वे टू डू। हम फुल स्टॉप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ फोर्थ जो है हमारे जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी शुड बी इन 1 रेशो, शुड बी इन 1 रेशो। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, जो हमारे यूनिट्स है वो किस में होने चाहिए, एक रेशो में होना चाहिए। तो मान लो कि हमने एसेलरेशन लिया, ठीक है, एसेलरेशन लिया, तो एसेलरेशन जो है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसेलरेशन की जो यूनिट है वो कितनी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि कुछ इस तरह से, m है तो इसको दैट इज़ नथिंग बट s इंटू एस, ये हो गया आपका। तो आप अगर चाहो कि आप इसको मीटर पर सेकेंड फिर से पर सेकेंड, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू रिप्रेजेंट। क्लियर है व्हाट इज़ द सेम? तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सही तरीका जो एसेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सही तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। एक चीज़ और, जब आप यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ट्राई टू यूज़ गो विथ ओनली 1 मेथड, यानी कि आप फुल नेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट रिकमेंडेड क्या है, आप सिम्बॉल्स यूज़ करो। तो अगर आप फुल नेम के साथ जा रहे हो तो आप कोशिश करो कि थ्रू आउट आप फुल नेम के साथ ही जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं एसेलरेशन के लिए, तो एसेलरेशन जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक जो है वो मीटर है, दूसरा जो है वो क्या है, सेकेंड स्क्वायर है। तो ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर आप इसी को चाहो कि मीटर को जो है ना आपने फुल नेम में लिख दिया, लेकिन सेकेंड स्क्वायर को जो है वो आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, सिम्बॉल्स में रिप्रेजेंट किया, तो ठीक है, आपने जो लिखना चाहा इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये रिकमेंडेड वे नहीं है। आप यूनिट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ ओनली 1 फॉर्म। या तो अगर आप फुल नेम यूज़ कर रहे हो तो गो विथ इट, ठीक है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप फुल नेम यूज़ करो, ओके, बट आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो आगे क्या बोला गया, यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी शुड बी इन 1 रेशो। अगर आप यूनिट्स यूज़ कर रहे हो तो वो सारे जो है वो किस में होने चाहिए, 1 रेशो में होना चाहिए। नाउ फिफ्थ थिंग जो है वो क्या है कि यहाँ पे प्रीफिक्स सिम्बॉल्स यूज्ड होता है। फिफ्थ जो है वो हमारे पास क्या है, ए प्रीफिक्स सिम्बॉल्स इज़ यूज्ड, ए प्रीफिक्स सिम्बॉल इज़ यूज्ड इन SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट में हम क्या यूज़ कर सकते, प्रीफिक्स सिम्बॉल्स यूज़ कर सकते। अब ये प्रीफिक्स सिम्बॉल्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है माइक्रोमीटर, नाउ यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 मिली सेकेंड, ठीक है, 1 मिली सेकेंड, दिस इज़ नथिंग बट ये हमारा क्या है, मिली सेकेंड है। और मिली सेकेंड्स को आप जब SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज़ नथिंग बट 10⁻³ सेकेंड्स जो है वो आएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप यूज़ करते हो 1 माइक्रो सेकेंड, तो ये जो है हमारा क्या है, माइक्रो सेकेंड है, एंड दिस इज़ नथिंग बट 10⁻⁶ सेकेंड, ओके। लास्ट विच इज़ नथिंग बट 1 नैनो सेकेंड, तो ये जो है वो मेरा क्या है, नैनो सेकेंड है। और ये जो है हमारा क्या होता है, 10⁻⁹ सेकेंड्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सिम्बॉल्स जो है वो यूज़ होता है SI यूनिट में, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स। ये जो सिम्बॉल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो। नाउ द 6th प्रॉपर्टी इज़ दैट ए स्पेस और हाइपन मस्ट बी यूज, ठीक है। अगर आप एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस था तो आपने क्या यूज़ किया, यहाँ पे पर का साइन यूज़ कर लिया। अगर मान लेते यहीं पे हम मोमेंटम निकाल रहे होते, ठीक है,
तो मोमेंटम जो था वो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी था। ठीक है, मोमेंटम जो था वो हमारा क्या था, मास इनटू वेलोसिटी था। तो यहाँ पे मास के लिए जो यूनिट यूज़ हो रही थी वो क्या थी, केजी थी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हमने डिराइव किया था वो क्या था, मीटर पर सेकेंड था। तो यहाँ पे मीटर आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक है, इस तरह से कुछ हो गया। जब आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, पूरा का पूरा टच करके आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो जो लास्ट कन्वेंशन है हमारी कि जब आप यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हो और वो डिराइव्ड यूनिट हो, 2 यूनिट्स हो उसमें, तो आप स्पेस यूज़ करो या फिर हाइफन यूज़ करो। अगर ये केजी मीटर पर सेकेंड आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, आप यहाँ पे हाइफन यूज़ करो। तो यूज़ इन दिस वे। तो ये हमारे कन्वेंशंस थे जो कि हम यूज़ करते हैं यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड ये कन्वेंशन मस्ट है फॉलो करने के लिए। आपका एग्जामिनर आपके कन्वेंशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपकी वैल्यू को जज कर सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप एक यूनिट रिप्रेजेंट करते हो तो वो उसके कन्वेंशन के हिसाब से ही। सो आज के लिए थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, एंड वी विल सी अवर डायमेंशन।